वेलकम टू डीजी इंग्लिश ऑफ क्लासेस डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आपके फर्स्ट फ्लाइट इंग्लिश टेक्स्ट बुक से पहली कविता जिसका शीर्षक है डस्ट ऑफ स्नो और इसके पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो आइए पोएम को पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में कुछ बातें। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट वॉज एन अमेरिकन पोएट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जिनका पूरा नाम था रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, वह एक अमेरिकन कवि थे और उनकी मुख्य रचनाओं में से जो कविताएं आपने शायद पहले पढ़ी हो और इस कक्षा में भी पढ़ेंगे वो हैं फायर एंड आइस, द रोड नॉट टेकन, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग एंड माय बटरफ्लाई। अब चलिए कविता को समझने से पहले हम पूरी कविता को सुन लेते हैं। Dust of Snow by Robert Frost. The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. तो जैसा कि हमने देखा ये पोएम टोटल 8 लाइन्स या 8 पंक्तियों की है जो 2 स्टैंजा या 2 छंदों में बटी हुई है। ईच स्टैंजा हैज़ 4 लाइन्स ईच, यानी हर एक छंद में 4 पंक्तियाँ हैं। द पोएम इज सेट ऑन अ विंट्री डे व्हेन द पोएट इज इन अ बैड मूड एंड इज वॉकिंग बाय अ हेमलॉक ट्री। तो स्टूडेंट्स, ये जो कविता है इसकी बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि की अगर हम बात करें तो विंट्री डे यानी शीत ऋतु का एक दिन था और पोएट यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट इन अ बैड मूड बुरे मिजाज में एक हेमलॉक ट्री के पास से गुजर रहे थे या फिर वहाँ रुके थे, ये कविता में क्लियर नहीं है। हेमलॉक ट्री क्रिसमस ट्री की तरह दिखने वाला एक विषैला पेड़ होता है जिसमें सफ़ेद फूल लगते हैं। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो कवि बता रहे हैं कि जब मैं उस हेमलॉक ट्री के पास से या नीचे से मैं गुजर रहा था, द वे अ क्रो, द वे यानी जिस कदर एक क्रो या कौवे ने शुक डाउन ऑन मी, मुझ पर हिलाकर गिराया। अब वो क्रो या तो हेमलॉक ट्री पर बैठा था या वो उसने उड़ान भरी थी वहाँ से, कोई भी क्रम हो, क्रो के हिलने से या मूवमेंट से अचानक से पोएट पर क्या गिरा? द डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट यानी धूल, पर यहाँ पे डस्ट का अर्थ है कण, टाइनी पार्टिकल ऑफ स्नो यानी कि बर्फ का छोटा सा टुकड़ा या बर्फ का छोटा सा कण। और ये डस्ट ऑफ स्नो पोएट के ऊपर कहाँ से गिरा? हेमलॉक ट्री पर से, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो ये जो लाइन से ये बताती है कि सर्दियों का मौसम था, क्योंकि यदि हेमलॉक ट्री पे स्नो है तो ज़रूर विंटर सीजन या सर्दियाँ होंगी। तो चारों लाइंस को यदि हम मिलाकर पढ़ें तो क्या निकलता है? जिस कदर एक कौवे ने हिलाकर मुझ पर एक स्नो के कण या टाइनी पार्टिकल को गिराया, अब इससे क्या असर हुआ पोएट के मूड पर या उनके मिजाज पे, ये अगली 4 लाइन्स या 4 पंक्तियों में दी हुई है। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। तो इन लास्ट 4 लाइन्स में पोएट कह रहे हैं कि ये जो घटना, छोटी सी घटना मेरे साथ हुई जिसमें एक क्रो ने हेमलॉक ट्री के ऊपर जो स्नो था उसमें से एक छोटा सा डस्ट या कण मेरे ऊपर गिराया, इसका क्या असर हुआ? हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। अचानक से मेरा दिल जो बोझिल था या मैं सैड था और मेरा जो मिजाज ख़राब था ना वो चेंज हो गया। यानी कि पहले पोएट सैड थे और उस छोटी सी एक डस्ट के उनके ऊपर गिरते ही अचानक से उनका मूड चेंज हो गया, उनकी मिजाज अच्छी हो गई। ही वॉज हैप्पी नाउ। और इसका क्या असर हुआ उनके बाकी बचे हुए दिन पे? एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड।
तो पोएट कह रहे हैं कि पूरा डे या दिन जो मैं रूड या रिग्रेट कर रहा था, मुझे अफसोस हो रहा था, मुझे पछतावा हो रहा था कि मेरा बर्बाद हो गया पूरा दिन, उनकी मूड इतनी ख़राब थी, अब वो बच गया। सेव्ड सम पार्ट, यानी उस दिन का थोड़ा सा शेष जो था वो बच गया। अब वो अपने बुरे मूड से बाहर आ गए और वो अब खुश महसूस कर रहे थे। तो इस पोएम में स्टूडेंट्स सिंबोलिज्म की अगर हम बात करें, यानी कि प्रतीकात्मक रूप में 3 चीज़ों को दर्शाया गया है। वो तीनों चीज़ आप याद रखें। एक है स्नो, क्योंकि हम शीत ऋतु को एक ऐसा ऋतु मानते हैं जो काफ़ी उदास होता है। इस ऋतु में पेड़ पौधे बाहर नहीं दिखते हैं, वो पूरे बर्फ से ढके होते हैं, तो वो काफ़ी उदासी का एक प्रतीक होता है या सिंबल होता है। फिर हम बात करें दूसरी जो सिंबल है वो है हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री एक जहरीला पेड़ होता है, तो कोई भी हेमलॉक ट्री को अपने घरों में नहीं रखना चाहेंगे या उनसे वो दूरी बना के रखेंगे। और तीसरा जो सिंबल है वो है क्रो या कौवा। आप सब जानते हो कि घर पे कौवे का बोलना अधिकतर लोग अशुभ मानते हैं। द क्राइंग ऑफ क्रो इज कंसिडर्ड एज इल ओमेन। इल ओमेन यानी अपशकुन। कौवे का जो काँव काँव होता है ना, वो लोग अपशकुन मानते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। तो इस कविता में कवि ने इन तीनों सिंबल को यूज़ किया है, यानी क्रो, हेमलॉक और स्नो को, यह दिखाने कि कभी कभी हमारे लाइफ में कुछ बुरे चीज़ें भी हमारे लाइफ में अच्छा कर जाती हैं, या हम बहुत नेगेटिव होते हैं तो उस समय उन चीज़ों से भी हमें एक संतोष मिलता है या हमारा मूड बदल जाता है। पोएट ने हमें एक बहुत डीप मीनिंग या गहरा अर्थ या संदेश दिया है, जो हम इस प्रकार से देख सकते हैं। सो द मैसेज गिवन बाय पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट थ्रू द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज, इस पोएम का जो मैसेज है, जो पोएट ही रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें देना चाहते हैं, वो क्या क्या हो सकते हैं। अ पॉजिटिव चेंज कैन टेक प्लेस थ्रू नेगेटिविटी ऑल्सो। जैसा हमने पोएम में देखा कि क्रो, हेमलॉक, स्नो, ये सारी चीज़ हम नेगेटिव वे में लेते हैं, लेकिन उस नेगेटिविटी में भी एक सिर्फ डस्ट और स्नो के गिरने से पोएट के मूड में पॉजिटिव चेंज आ गया। दूसरा पॉइंट है द लिटिल थिंग्स कैन ब्रिंग बिग चेंज इन लाइफ। हमारे ज़िंदगी की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, वो कभी कभी एक बहुत बड़ा बदलाव, चेंज या बदलाव हमारे ज़िंदगी में ला सकते हैं। तो किसी भी पल को हमें छोटा नहीं मानना चाहिए। सिंपल एक्ट ऑफ काइंडनेस कैन ब्रिंग ह्यूज चेंज इन अदर्स लाइफ। यदि हम छोटे छोटे काम दयालुता के करें तो दूसरे के ज़िंदगी में हम बड़े बदलाव ला सकते हैं। एंड फोर्थ, नेचर हेल्प्स अस इन मेनी वेज व्हेन वी आर डिप्रेस्ड। जब भी हम काफ़ी दुखी होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, तो उस वक्त में नेचर या प्रकृति हमें इस कदर मदद करती है कि हम उस दुख से या उस तकलीफ़ से या मनोवैज्ञानिक जो डिप्रेशन है हम उससे बाहर निकले। जैसा कि कभी को हमने देखा कि हेमलॉक ट्री, स्नो, क्रो, जितने भी प्रकृति की चीज़ें थी, नेचर, उन्होंने मिलकर पोएट के मूड को चेंज कर दिया। अब हम आते हैं पोएम के राइमिंग स्कीम पर। राइमिंग वर्ड्स या मिलते जुलते शब्द आप लोगों ने नीचे की कक्षाओं में भी पढ़ा है। जैसे याद आया, हम कविताओं में छंद मिलाते हैं ना, मोर चोर या फिर लोटा मोटा। किसी भी पोएम में यदि ऐसे राइमिंग वर्ड्स मौजूद हैं तो उनके बीच में कौन सा रिदम है या कौन सा राइमिंग स्कीम है, वो हम बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं। इस पोएम के पहले 4 पंक्ति में यदि आप ध्यान दें, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। इन 4 लाइन्स के आखिरी शब्द को आप देखें। पहले में है क्रो, दूसरे में है मी, थर्ड लाइन में स्नो
और चौथे लाइन में ट्री। तो पहला वर्ड जो हमने पढ़ा क्रो, अब क्रो के साथ यदि मैं पूछूं कौन सा शब्द इन चारों में मिलता जुलता है, तो आप सुन के बता सकते हैं स्नो। क्रो, स्नो, दोनों में ही ओ का उच्चारण कॉमन है। तो जैसे ही हमें पोएम में पहला सेट ऑफ राइमिंग वर्ड्स मिल जाए तो हम उसे अंग्रेजी के पहले अक्षर से दर्शा देते हैं। यानी क्रो हमने लिखा छोटा ए और क्रो से मिलता जुलता स्नो है तो उसको भी हमने सिंबलाइज किया स्मॉल ए से। अब देखिए दूसरे सेट ऑफ वर्ड्स क्या है। सेकेंड लाइन में है मी और फोर्थ लाइन है ट्री। मी ट्री, यानी दोनों में जो उच्चारण है कहीं ना कहीं ई का उच्चारण हम सुन पा रहे हैं। तो ई और पहले था ओ, इन दोनों में समानता नहीं है तो हम इसे एक नए अक्षर से दर्शाएंगे। तो मी के बगल में हम लिख देंगे बी और ट्री क्योंकि मी से मिलता जुलता है तो ट्री के भी बगल में हम लिख देंगे बी। अब यदि हमसे पूछा जाए कि इस पोएम के फर्स्ट स्टैंजा या पहले छंद का राइम स्कीम क्या है तो आप उसे क्या लिखेंगे? ए बी। अब हम चलते हैं सेकेंड स्टैंजा पे। सेकेंड स्टैंजा था हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड and saved some part of a day I had rued। अब इसमें अंतिम के 4 शब्दों को अगर आप ध्यान से सुने तो वो क्या क्या है? हार्ट, मूड, पार्ट, रूट, है ना। अब हार्ट और इसके साथ मिलता जुलता है पार्ट। हार्ट, पार्ट दोनों में आठ का एक उच्चारण हमें मिलता जुलता दिख रहा है। तो अभी तक क्रो स्नो में जो राइमिंग थी या मी ट्री में जो राइमिंग थी वो इससे मिलता हुआ नहीं है, ये एक अलग ही आ गया। तो अब हम इसे एक नए अक्षर से दर्शाएंगे यानी सी। तो हार्ट के आगे हमने लिख दिया सी और पार्ट के आगे भी हमने लिख दिया सी। अब बच गए 2 शब्द मूड, रूट, दोनों के उच्चारण में ऊ की आवाज़ आ रही है, ध्वनि आ रही है, तो ये एक नई ध्वनि हो गई। तो हम मूड को दर्शाएंगे न्यू लेटर से डी और रूट को भी दर्शाएंगे न्यू लेटर से डी। तो अब आपका सेकेंड स्टैंजा का राइम स्कीम हो गया सी डी। तो जब आपको अब पूरे पोएम की राइम स्कीम बताने के लिए कहा जाए तो मिलाकर आप क्या लिखेंगे? इस पोएम में ए बी सी डी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पोएम भी अब अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर मिलते हैं दूसरी कक्षा में।